हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 15। जो हमारा चैप्टर 15 है वो क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे जीवन के मुख्य स्रोत है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमारे कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से भी अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन किया है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया ने हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो भूख की समस्या का समाधान कर सके या समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। समपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? फसल उत्पादन में उन्नति। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे कि वर्षिम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधित परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्ति काल सूर्य के प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जैसे कि खरीफ की फसल कहलाती है, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से लेकर अप्रैल मास तक होती है। इन फसलों को रबी की फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द कौन सी खरीफ की फसल होती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलें हैं। भारत में सन 1952 से लेकर 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है,
जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनके 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसल की जो किस्म होती है उनमें कैसे सुधार किया जाता है? फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतरा किस्में विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीसीज में हो अथवा अंतरा वंशी जिसमें विभिन्न जेनरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पुनर्नुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होती है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक है। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्में, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग, कीट तथा निमेटोडोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, क्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक संचय विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त है ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार संचय विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे हम देखते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें शामिल है। पोषक प्रबंधन, जैसे हमें विकास, वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता
होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृत्त पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं में सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। हम यहाँ पर देखते हैं सारणी 15.1 हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक। स्रोत और पोषक। हवा से क्या प्राप्त होता है? कौन सा पोषक? कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मृदा से वृत्त पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे हम देखते हैं खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विलगित करते। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुए द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्तारीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा गवार आदि उगा देते और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां और शाखाएं तथा फूल होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसे कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा उसमें सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कम समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घावधि है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे हम देखते हैं कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील, हरी, शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियां तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसा कि नीचे अनुभाग में वर्णित है। आवश्यक है कि फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।
करते हैं। अब हम देखते हैं सिंचाई। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए हम कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि की जो भूमि होती है उसको सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिक ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली है जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के कारण आधार पर अपनाई गई है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्र किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशय अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब, छोटे जलाशयों को छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा का पानी संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। फसल पैटर्न, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों का एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं प्लस चना अथवा गेहूं प्लस सरसों अथवा मूंगफली प्लस सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण है सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा, लूबिया फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि में द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अंतरा फसलीकरण किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण गोखरू, जेथियम, गाजर घास, पारेथनियम व मोथा साइरेनस यानी रोटेंडस। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए संप्रदा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए अच्छी
पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाला देना चाहिए। प्रिय कीटनाशक 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला है मूल तथा तने पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं तथा ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पिड़कनाशी रसायन का उपयोग है। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 15.1। किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाएं और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार या पुष्प या फसल की सूची बनाएं। इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी भी सूची बनाएं। हम देखते हैं अनाज का भंडारण। कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते, वजन कम कर देते तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 15.2। अनाज या दालों के दाने या बीजों को एकत्रित करें तथा इनकी बुआई और फसल काटने के मौसम की जानकारी भी एकत्रित करें। पशुपालन। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कोई नई परेशानियां भी आ गई है, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब हमें यहाँ एक ये दी गई है सारणी 15.2। पशु उत्पादों का पोषक मान प्रतिशत में पोषक तत्वों की प्रतिशत। दूध गाय यानी वसा कितना होता है 3.60, प्रोटीन होता है 4, शक्कर होता है 4.50, खनिज होता है 0.70, जल होता है 87.20 और विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन डी और विटामिन ई। अंडा में वसा कितनी होती है 12, प्रोटीन होता है 13, शक्कर नहीं होता है इसमें, खनिज होता है 1, जल होता है 74 और यहाँ पर विटामिन B2 और डी होता है। मांस में क्या होता है 3.60 और यहाँ पर प्रोटीन कितना होता है 21.10 और यहाँ पर शक्कर नहीं होती है, खनिज होता है 1.10 और जल होता है 74.20 और इसमें कौन सा विटामिन होता है B2 और B12। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर फिश, इसमें कितना होता है वसा 2.50 और प्रोटीन होता है 19 और शक्कर नहीं होता है इसमें, खनिज होता है 1.30 और जल होता है 77.20। नियासिन, इसमें क्या होता है नियासिन, विटामिन डी और ए बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। अब हम देखते हैं पशु कृषि। पशुपालन के दो उद्देश्य दूध देने वाले तथा कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोना के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है, गाय वोस एडिक्स, भैंस वोस बुएलिस। दोनों दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्राव
के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध स्राव काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध स्राव काल के लिए विदेशी नस्लों जैसी जर्सी, ब्राउन शीव्स का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध स्राव काल होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या रेड सिंधी और ये साहिवाल है। ये भारत की कुछ गाय की नस्लें हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब क्रियाकलाप 15.3 पशुधन फार्म पर जाएं और निम्नलिखित की ओर ध्यान से देखें। पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या, विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर में झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदार युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सुथरा रहे। दूध देने वाले पशु, डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दूध स्राव काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं ए मोटा चारा, वृक्षांश जो प्रिय मुख्य रेशे होते हैं, तथा बी सांद्र जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशु का त्वचा रोग हो सकते हैं। अंत परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि, फलुक, यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। कुक्कुट या फिर मुर्गी पालन, अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए बॉयलर का पालन किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या एसील और यहाँ पर है लेगहॉर्न। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देशी जैसी एसील तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे हम यहाँ पर देखते हैं अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन। ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों को नियंत्रित तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकता अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है।
जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियां में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ये ग्रसित न हो। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट की न्यूनतम हानि होती है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं मत्स्य उत्पादन, यानी जो फिश होती है उनका उत्पादन कैसे होता है। हमारे भोजन में फिश प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। फिश उत्पादन में पंखयुक्त फिश, कवची फिश और जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित है। फिश प्राप्त करने की दो विधियां, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे फिश पकड़ना कहते हैं तथा दूसरा स्रोत फिश पालन या फिश संवर्धन। फिश के लिए जल स्रोतों समृद्धि जल तथा ताजा जल अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मत्स्य पकड़ना तथा मत्स्य संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। समुद्री मत्स्यिकी, भारत का समुद्री मत्स्य संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मत्स्य पोम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक है। समुद्री फिश पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग फिश पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तापी से खुले समुद्र में मत्स्य के बड़े समूह का पता लगाया जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मत्स्य का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्र मत्स्य का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी तथा पोल स्पॉट। पंख युक्त मत्स्य, कवची युक्त मत्स्य जैसे झींगा, मत्सल तथा ओयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार ओयस्टर का संवर्धन मोतियों का प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मत्स्य का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मत्स्यों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इन प्रणाली को समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्रोबैक्टीरियम रोज़ेनबर्गी, ताज़ा पानी पीनस यानी पोन्डोन, समुद्री ताज़ा पानी व समुद्री झींगे। हम देखते हैं अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, ताज़ा जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियों के खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित हो, जैसे कि नदी, मुख्य एस्चुरी तथा लेगुन भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मत्स्य का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिक मत्स्य उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मत्स्य संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मत्स्य संवर्धन मिश्रित मत्स्य संवर्धन से तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देशीय आयातित प्रकार की फिश का उपयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 तथा अथवा 6 मत्स्य को स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मत्स्य को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला फिश जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू फिश तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है, मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है, क्रॉस कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये फिश साथ साथ रहते हुए भी बिना संप्रदाय के अपना अपना आहार लेती है। इससे तालाब में मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या कटला, सिल्वर कार्प, रोहू, गार्स कार्प, मृगल और कॉमन कार्प। मिश्रित मत्स्य संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मत्स्य केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देशी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। अतः मत्स्य संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही है कि तालाब में इन मत्स्य का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध फिश डिंब प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्रियाकलाप 15.5, फिश के जनन काल में फिश फॉर्म में जाओ और निम्नलिखित का अवलोकन करो। तालाब में फिश की विभिन्न किस्में, तालाबों के प्रकार, फार्म में प्रयुक्त आहार में सम्मिलित तत्व ज्ञात करो कि फार्म की मत्स्य उत्पादन क्षमता क्या है।
मधुमक्खी पालन। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मधुमक्खी के छत्तों का मधु वाटिका में व्यवस्था। मधु निष्कर्षक व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा, एक सेल मक्खी तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रिय उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती है। वे अनिर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों की चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। फसल के लिए अनेक पोषक आवश्यक है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते। इन पोषकों में कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें वृत्त पोषक कहते हैं। शेष अन्य पोषक कम मात्रा में चाहिए, जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक है। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनः चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फॉर्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों का एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतराफसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजन अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। अच्छा उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधिता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूलन तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन, जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसे पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन तथा मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देशी तथा भाह नस्लों में संकरण कराते हैं। समुद्री तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मत्स्य प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्र फिश को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित फिश पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित फिश संवर्धन तंत्र प्रिय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।